स्टूडेंट उदय क्लासेस डेली में आपको स्वागत है बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 बता चुका हूँ बच्चों। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको वर्क की पूरी डेफिनेशन बताई, एनर्जी के बारे में बताया, मैंने टाइप्स ऑफ एनर्जी बताई और उस वीडियो के अंदर हमने ना काइनेटिक एनर्जी की पूरी डेफिनेशन और उसको पूरी डेरिवेशन करी थी बच्चों हमने। आज हम करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों आज इस वीडियो को देखने से पहले आप पहली वीडियो देखना जिससे आपको ऑटोमेटिक से समझ में आ जाए कि ये है क्या। इस चैप्टर के बारे में जो आपको बात बताई। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इसका पार्ट 2 में स्टार्ट हो रहा है बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों होता क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों देखो, पोटेंशियल हर इस चीज में होती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। अगर मैं कहता हूँ ये एक स्प्रिंग है तो इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल है। अभी ये कॉइल्ड है, देखो बच्चों कॉइल्ड है। अगर मैं इसे खींच के थोड़ा सा खुला कर दूं तो ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अनकॉइल्ड हो जाएगा। ये अनकॉइल्ड हो जाएगा। ये अनकॉइल्ड होने की वजह से इसके अंदर एनर्जी जो थी वो हमने इसमें कन्वर्ट कर दी। अनकॉइल्ड का मतलब इसकी शेप जो है बदल गई। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी शेप की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है ना, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि ये मार्कर है, जब तक मेरे हाथ में इसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे इसको मैं अपने हाथ से छोड़ूंगा ना, ये अपने एनर्जी को चेंज कर लेगा, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जाके जमीन पे गिर जाएगा। तो इस पोजीशन को जब ये चेंज करेगा ना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक आने में जो इसकी पोजीशन में बदलाव आएगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अभी ये पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे एक टॉय है, एक टॉय आपने बचपन में देखा होगा, उसमें चाबी हम भरते थे। चाबी भरने से ना उसके अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते थे बच्चों, और जैसे उसको हम छोड़ते थे वो चाबी अपने आप ही उसको चलाया करती थी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती थी बच्चों। तो यही बात होती है बच्चों, पोटेंशियल हर चीज में होती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। और उसके पोटेंशियल की वजह से ना, उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी शेप की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल को एनर्जी बोलते हैं ईपी। ई का मतलब एनर्जी है, पी का मतलब पोटेंशियल है। तो इस तरह से हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। नाउ हम आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होता है बच्चों? जब किसी ऑब्जेक्ट को ना आप h हाइट तक करते हो रेज, ये मान लिया जमीन है, ये है ग्राउंड और ये हाइट h है कोई, इस h हाइट तक कोई चीज को उठा के यहाँ तक लेके आते हो, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है बच्चों? इंक्लूड, एक तो इसमें हाइट इंक्लूड है, उसमें उस ऑब्जेक्ट का वेट इंक्लूड है, वेट। और वेट क्या होता है बच्चों? वेट होता है मास इनटू में ग्रेविटी। तो क्योंकि आपने उसको ना ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको आपने ऊपर उठा के ले गए यहाँ तक, ग्रेविटी की वजह से जो आप नीचे से उसको ऊपर ले गए हो ना, उसमें आपने वर्क करा है। कौन सा वर्क करा है? आपने परपेंडिकुलर वर्क करा है, नीचे से ऊपर वाला काम करा है। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट को ना आप रेस करते हो एक हाइट s तक, तो वर्क हम कहते हैं वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि आपने ना इसको ना ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको उठा के ऊपर ले गए हो। आपको इसके लिए बहुत काम करना पड़ा, आपको मेहनत करनी पड़ी। बिना मेहनत करे वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक तो नहीं जाएगा ना बच्चों। तो mg इसमें क्या लगी? पावर। mg इसके अंदर है एनर्जी, इसको आपने h हाइट तक उठाया, तो ये एक काम हुआ, एक वर्क डन हुआ है आपका। इस तरीके से डेरिवेशन करते हैं हम mg का, इसका ep का। अगर एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको मैं रेज करता हूं h हाइट तक ग्राउंड से, ठीक है बच्चों, तो फोर्स की रिक्वायर्ड कितना होगा टू रेज द ऑब्जेक्ट? इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कितना फोर्स लगेगा? जितना उसका मास होगा, साथ में ग्रेविटी उसमें जो इंक्लूड होगी उसके अंदर, क्योंकि ग्रेविटी के बिना हम उस चीज को उठा ही नहीं सकते। ग्रेविटी तो काम कर रही है ना, उसको अपनी तरफ खींच रही है, हम उसको इसकी उल्टी तरफ खींच लेके जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है ग्रेविटी इसके अगेंस्ट काम करती है हमेशा। तो मास इंटू ग्रेविटी को बोलते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम उसके वेट को उठाते हैं एक h हाइट तक, तो हम कहते हैं वर्क इज डन। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्टेंस, या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ कितना लगा बच्चों? फोर्स उतना लगा जितना उसका मास और उसका ग्रेविटी थी, मतलब mg के बराबर। और h यहाँ पर s कैसा है? यहाँ पर s ऐसा नहीं है, यहाँ पर s ऐसा है। ये मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को h कहते हैं। हम हाइट तक ले गए हैं इसको, तो हमारा ep जो बनेगा ना बच्चों, ep वर्क डन का मतलब यहाँ पर ep कन्वर्ट हो गया mgh, तो ये हमारा mgh हो गया ep बराबर। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, इससे पहले जो मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया, इसके बाद मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी बताया। इनकी जो होते हैं न्यूमेरिकल्स, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, इन वीडियोस के अंदर मैं आपको सारा बेस क्लियर करने वाला हूँ। इसकी क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, इसे हम कॉपी में नोट करेंगे सब बच्चे। हाँ बच्चों, हम करने जा रहे हैं पावर। बच्चों पावर होता है क्या बच्चों? दो लोग काम कर रहे हैं बच्चों, मान लिया एक ए है और एक बी है। एक ने काम करा
100 यूनिट जो भी इसने काम करा, 100 जूल से वर्क करा उसने, 100 जूल। एक ने वर्क करा 200 जूल। इसमें साफ पता चल रहा है कि किसने ज़्यादा काम करा है। लेकिन अगर मुझे पता लगाना हो कि इसमें किसने, अगर मुझे ये क्वेश्चन में दिया ही ना हो कि किसने ज़्यादा काम करा है, तो मैं पता कैसे लगाऊंगा कि मेरे पास पावर किसकी, पावर एक अनदर ऐसा यूनिट है बच्चों जो पता लगाता है कि किसने मतलब दो लोगों ने काम करा सेम टाइम में, लेकिन ना एक का काम ज़्यादा हुआ, एक का काम कम हुआ, पता कैसे चलता है? वो हमें पता ऐसे चलता है कि पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि किसी भी वर्क को करने के लिए उसने कितना टाइम लगाया। वर्क डन तो उसने उन दोनों ने करा है, बट किसने कम टाइम लगाया। पावर का फॉर्मूला इसलिए होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, मतलब ए और बी दो व्यक्ति हैं, अगर हमें पता लगाना हो किसने काम ज़्यादा करा है, किसने कम काम करा है, तो उसके लिए हमें क्या पता लगाना पड़ेगा? उसकी पावर का पता लगाना पड़ेगा। और पावर का पता कैसे चलता है? उसके वर्क डन को उसके टाइम से डिवाइड करके पता लगा लो। जिसने कम टाइम दिया होगा उसने ज़्यादा काम करा होगा, उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। जिस बंदे ने काम कम करा होगा उसने टाइम ज़्यादा लिया होगा उसने। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब अगर मैं टाइम से किसी काम को डिवाइड कर दूं ना तो मेरी पावर आ जाएगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो हम पावर को पी से करते हैं शो, वर्क डन को डब्ल्यू से और टाइम टेकन को टी से करते हैं। आपको पता है बच्चों कि पावर का जो ऐसा यूनिट होता है बच्चों होता है वॉट, क्योंकि इसको जेम्स वॉट नाम के व्यक्ति ने इसके बारे में इसकी कर दी डिस्कवरी, इसलिए इसके नाम को जेम्स वॉट की जगह उनके ऑनर में वॉट रखा गया। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर होता है वॉट। इसके अलावा वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर पावर जो होगा वो एक जो भी है जूल अपॉन में सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी आप उसको बोल सकते हो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पावर वॉट। तो इसको हम ऐसा यूनिट ऑफ पावर को हम वॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम वॉट भी बोल सकते हैं। मेन तो इसको वैसे वॉट ही लिखना आप आंसर में। उसके बाद है एक वॉट पावर कब होता है बच्चों? जब मैं 1 जूल वर्क करूं और 1 जूल वर्क को करने में मुझे 1 सेकंड लगे, ऊपर भी बनना चाहिए नीचे भी बनना चाहिए। तो इसका मतलब पहले वर्क ऑफ 1 जूल इज डन इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड 1 वॉट ऑफ पावर। मतलब 1 वॉट पावर जब माना जाएगा जब मैं 1 जूल वर्क को 1 सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, पूरा कर दूं कंप्लीट, तो हम कहेंगे कि 1 वॉट पावर इस्तेमाल हुआ है। इसके आसपास ऐसे बोलते हैं 1 जूल पर सेकंड या 1 वॉट। अब इससे जो बड़ा ऐसा यूनिट होता है बच्चों पावर का, वो होता है लार्जर यूनिट किलोवाट। अब किलोवाट होता है क्या बच्चों? 1000 वॉट के इक्वल होता है 1 किलोवाट। इससे बड़ा ऐसा इसका यूनिट है बच्चों, इसका मतलब कि इसका बड़ा यूनिट है ये, जो आपको याद रखना है कि कभी भी हमेशा जानना। अभी जो आगे के हम इसके बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें इसका बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है कि जब भी आप किलोवाट को वॉट में बदलोगे तो मल्टीप्लाई में 1000 करोगे, और वॉट को किलोवाट में बदलोगे तो डिवाइड में 1000 करोगे, क्योंकि हमें अभी किलोवाट में कन्वर्ट करने को आएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। इसी को आपको अपने कॉपी में नोट करना सारा, इसके बाद मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी होता है बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, आपके घर के अंदर जो भी चीज़ आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो, चाहे वो बल्ब हो चाहे वो फैन हो, इन सब का जो बिल आता है ना बच्चों, वो इसी के बेस पे आता है बच्चों। आज आपको ना बिजली का बिल निकालना आ जाएगा बच्चों। आज मैं आपको ऐसा आज बताने जा रहा हूँ। ये जो आपके घरों में बिल आता है उसमें आपने कई बार देखा होगा 1 यूनिट का बिल इतना चार्ज है, ठीक है, 1 से लेकर 200 यूनिट इतना चार्ज है, 200 यूनिट से लेकर 300 का इतना चार्ज है। ये यूनिट होता है क्या बच्चों? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है क्या बच्चों? वो होता है 1 किलोवाट। मतलब 1 किलोवाट का मतलब होता है 1 किलोवाट पर आवर, मतलब KW का मतलब किलोवाट, H का मतलब आर। तो इसको हम बेटा सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं 1 kWh, किलोवाट आर। एक अब देखो किलोवाट को हमने लिख दिया 1 किलोवाट, यहाँ पर हमने इनटू में 1 आर कर दिया। आपको पता है कि बच्चों 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? मैंने आपको पीछे बताया था 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट हमेशा 1000 वाट के बराबर होता है, ये मैंने आपको पीछे बताया था अभी। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? घंटे को पहले हम बदलेंगे मिनट में, 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट को हम बदलेंगे सेकंड में, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमें घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। जब भी हमें आर को सेकंड में बदलना हो तो 62 बार मल्टीप्लाई करो, 3600 सेकंड होते हैं, मतलब 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड। उसके बाद जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ना बच्चों, 36 के आगे 3 और 2 5 जीरो लगा दूंगा मैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 36 जो भी है ये आएगा आपका कुल मिला के ये आएगा 1 किलोवाट आ जाएगा हमारा पर आवर, 1 किलोवाट आवर आ जाएगा हमारा। इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों इसको? ये पॉइंट अभी देखो यहाँ माना जाएगा, ये पॉइंट जब यहाँ से यहाँ खिसक के आएगा ना तो कितने डिजिट पास करेगा? 2 4 6, तो इसलिए 10 की पावर 6 कर देंगे इसको।
3 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आएगा, 3.6 हो जाएगा, 10 की पावर 2 डिजिट 4 डिजिट और 6 डिजिट पास करेगा तो 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आर को बोलते हैं 3.6 10 की पावर 6 जूल। इसको हम 1 किलोवाट भी कहते हैं, 1 किलोवाट आर भी कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। तो इसका मतलब हमारा 1 यूनिट ना इसके बराबर होता है, जो ध्यान रखना 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। एनर्जी जो हमारे घरों में 1 घंटे में इस्तेमाल होती है ना, चाहे वो बल्ब की एनर्जी हो, चाहे वो फैन की एनर्जी हो, हमारे घर में जितने भी डिवाइस चलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलते हैं ना, उसकी हम काउंटिंग हमेशा पर आवर के हिसाब से करते हैं, घंटे के हिसाब से करते हैं। तो इसका मतलब एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर, मतलब कि उसको हम हमेशा मेजर ऐसे करते हैं। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको पूरा बता दिया। अब जब इसके क्वेश्चन करोगे और न्यूमेरिकल्स तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। अगली क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी के हो, चाहे वो हमारे पोटेंशियल एनर्जी के हो, चाहे वो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के हो, सबके करेंगे हम। तो जब तक के लिए आपको मैं कहता हूँ इस चैप्टर को अच्छी तरह से देखेंगे मेरी वीडियो को, दोनों वीडियो को। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल क्लासेस डेली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।